Hello guys, welcome back to Academy. This is Protocol. Today we are going to start a session of business studies. तो बिजनेस स्टडीज में आ गया हूं लेकर के एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो था हमारा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा दिया हुआ टेक्निक्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 8 में 2 टेक्निक, मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा 8 टेक्निक दिया हुआ था, 8 टेक्निक, 8 में 2 टेक्निक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज के क्लास में रिमेनिंग 6 टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अकेडमी में इस तरह प्यार बनाते रहिए, प्यार, सम्मान, इज्जत, मोटिवेशंस, सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमें भी एनर्जी मिलते रहे आपके द्वारा कि हमने आपके लिए मेहनत करो तो हमें भी एनर्जी मिलते रहे। इसके लिए हमारी वीडियोस को आप लोग लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, फेसबुक स्टेटस भी लगा सकते हैं हमारे वीडियो लिंक का। तो हमारी वीडियो लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पर लगाइए। बहुत सारे बच्चे शेयर भी कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि सर मैंने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टेटस लगाया। और जो बच्चे नए हैं अकेडमी चैनल पर, वो हमारे अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। सेशन 22-23 क्लास चल रहा है, क्लास 12 ऑल बोर्ड। तो बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्लास चल रहा है और आज टॉपिक पार्ट 7 वीडियो है। तो आज जा करके आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब पार्ट 7 मतलब पार्ट 7 सीरीज चला, मतलब ऐसे कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 7 सीरीज चला और ये लास्ट सीरीज है। अब इसके बाद कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगा। अब जो होगा पार्ट 8 वीडियो जो आएगा, मेरा काम है अगला जो वीडियो आ रहा है उसके बारे में डिटेल बताना। तो पार्ट 8 वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी, जिसमें हम लोग केस स्टडी लेकर के चलेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का प्रिंसिपल, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का टेक्निक, ठीक है। तो पार्ट 7 वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें कवर करेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इसमें हम 6 टेक्निक्स कवर करेंगे। तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो वही चीज जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट वो टेक्निक है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करके अप्लाई करते हैं सर्टेन टेक्निक्स को। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड जिसमें हम वेरियस प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं जिससे हमारा गोल अकम्प्लिश हो सके, पूरा हो सके। वेरियस टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको पता है देयर्स आर द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट या फंक्शनल टेक्निक्स, देयर्स आर द 8 टेक्निक्स विच इज सजेस्टेड बाय द टेलर सर के द्वारा 8 टेक्निक डिस्कस किया गया है, वो आपको पता है। लास्ट क्लास में हम लोग ने 2 टेक्निक को डिस्कस किया था, 2 फंक्शनल टेक्निक्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने 2 टेक्निक्स को डिस्कस किया था। वो 2 टेक्निक क्या था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, पहला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप और दूसरा था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये 2 टेक्निक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो 2 कवर हो चुका था, बाकी का 6 टेक्निक्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेक्निक है, जो थर्ड वन है, वो स्टडी से बेस्ड है। तो सबसे पहला वर्क स्टडी। स्टडी में जो स्टडी टेक्निक है इसमें 4 टेक्निक आता है, एक एक करके चारों को समझेंगे। तो ये जो वर्क स्टडी, इसमें क्या है कि वर्क स्टडी इज अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, एनालिटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए वर्कर। ये जो वर्क स्टडी, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, वर्कर पर स्टडी करते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कहा कि वर्कर के पर स्टडी करना जरूरी है कि कैसे वो काम करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, कब कब उनको रेस्ट मिलना चाहिए। तो सर्टेन पैरामीटर्स में वर्कर के स्ट्रैटेजी, वर्कर के परफॉर्मेंस को हमें स्टडी करना होता है। तो ये एक टेक्निक का एक पार्ट बना। तो चलिए, ये जो वर्क स्टडी है ये डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। ये वर्क स्टडी जो है ये किसके, परफॉर्मेंस ऑफ लेबर या परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर पर बेस्ड है, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर या परफॉर्मेंस ऑफ लेबर पर बेस्ड है। तो इस पर हम लोग स्टडी करते हैं, 4 तरह के स्टडी करते हैं। तो तीसरे नंबर पर 4 तरह के स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पर कहिए स्टडी जो है वो मेथड स्टडी है, जो थर्ड आया। थर्ड पॉइंट कैसे आया, पहला 2 तो पढ़ लिए। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, अरे भैया आप देखो, फंक्शनल फॉर्मेनशिप पहला हो गया, दूसरा हो गया स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, 2 टेक्निक हो गया। तो तीसरा टेक्निक कौन है, मेथड स्टडी। लेकिन वर्क स्टडी में ये पहला नंबर पर है तो ये तीसरा टेक्निक, लेकिन वर्क स्टडी में पहला नंबर में है। पहला नंबर में कौन हो गया, 4 तरह का स्टडी है, 4 तरह का वर्क स्टडी है।
वर्क स्टडी जो है जिसमें हम परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर चेक करेंगे वो 4 तरह का है। पहला आपका हो गया मेथड स्टडी, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा मोशन स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा टाइम स्टडी, तीसरा जो हो जाएगा आपका टाइम स्टडी, ठीक है। और चौथा जो हो जाएगा वर्क स्टडी वो आपका हो जाएगा फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी, ठीक है। यही बन जाएगा आपका तीसरा टेक्निक, यही आपका बन जाएगा चौथा टेक्निक, यही बन जाएगा आपका पांचवा टेक्निक और यही बन जाएगा आपका छठा टेक्निक। तो 4 मेथड ऑफ स्टडी है, ये चारों को कवर करेंगे, जिसमें मेथड स्टडी तीसरा टेक्निक हो जाएगा, मोशन स्टडी चौथा, टाइम स्टडी पांचवा और फैटिग स्टडी छठा। तो इस तरह से छठा टेक्निक तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेथड स्टडी में हम लोग स्टडी करते हैं कि वर्कर कौन सा मेथड को अप्लाई कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है। बड़ा आसान सा है यार, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। जो हम बात बोल रहे उसको दम ध्यान से सुन लो, केस स्टडी में दम पक्का बनना है। मेथड स्टडी में वर्कर कौन सा मेथड यूज कर रहा है वो मेथड स्टडी हो जाएगा। मोशन स्टडी है, इसमें हमें देखना है कि वर्कर किस गति से काम कर रहा है। मोशन मतलब क्या होता है, आप साइंस में पढ़े होंगे। मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव करता है तो इसको क्या कहते हैं कि मोशंस में चल रहा है या मोशन से मूव कर रहा है। ये मोशन साइंस वाला नहीं है, ये है आपका बिजनेस स्टडी। यहां पर मोशन में हम ये देखना है कि वर्कर का परफॉर्मेंस क्या है, वर्कर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कौन वर्कर अच्छा से काम कर रहा है, वेरी गुड, कौन परफॉर्मेंस गुड कैटेगरी में काम कर रहा है, कौन कैटेगरी बेटर कैटेगरी में काम कर रहा है, कौन वर्कर वर्स कैटेगरी में काम कर रहा है, बैड कैटेगरी में काम कर रहा है। तो इसका पैरामीटर है कि कौन कैटेगरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन वर्कर बहुत खराब काम कर रहा है। हमको उसके मोशन को देखना है, कौन वर्कर अच्छे से एक अच्छे टाइम पीरियड में काम कर रहा है, एक अच्छे मेथड से चल रहा है। तो ये हमें मोशन स्टडी में पता चलता है उसके परफॉर्मेंस। टाइम स्टडी में हमें ये देखना है कि वर्कर को एक टाइम प्लान देना होगा। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेट में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, तो उसी टाइम स्टडी में क्या है कि वर्कर को एक टाइम चार्ट देना होगा, टाइम प्लान देना होगा। टाइम स्टडी में यही होता है कि टाइम पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसका टाइम लेंथ क्या होगा। टाइम स्टडी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइम लेंथ। मोशन स्टडी में क्या डिफाइन करेंगे, परफॉर्मेंस। मेथड स्टडी में क्या डिफाइन करेंगे कि वर्कर किस मेथड से काम कर रहा है। बात को समझ रहे हो, बड़ा आसान चीज है। मेथड में मेथड, मोशन में परफॉर्मेंस, टाइम में टाइम कि कितने टाइम में वो काम कर रहा है। फैटिग मतलब क्या होता है, रेस्ट इंटरवल। वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसको एक फिक्स इंटरवल और टाइम में रेस्ट मिलना जरूरी है, तो इसको कहते हैं रेस्ट इंटरवल। आप ये चीज देखोगे कि जितने भी स्टाफ होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वो सब सेक्टर में जो स्टाफ काम करता है उसको फिक्स टाइम पीरियड दिया है कि 8 घंटा आप काम करवा सकते हो, 8 घंटा ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो। हाँ, और 8 घंटा में 2 ब्रेक दिया जा सकता है। पहला ब्रेक शॉर्ट टर्म पीरियड का होगा, दूसरा ब्रेक लॉन्ग टर्म पीरियड का होगा, जिसमें लोग 2:30 बजे 2 बजे के करीब में ऑफिस आवर में लंच करते हैं, ठीक है। तो ये एक फैटिग मतलब होता है कि कितने समय अंतराल में, कितने इंटरवल में उसको रेस्ट दिया जाए, उसका रेस्ट इंटरवल तय किया जाए। तो वो कहां होता है, फैटिग स्टडी में। तो 4 स्टडी है, चारों स्टडी को एक बार फिर से सुन लीजिए। मेथड स्टडी, वर्कर कौन सा मेथड अप्लाई करेगा। मोशन स्टडी, वर्कर कैसे परफॉर्म करेगा। पांचवा कहें ये, या तीसरा जो स्टडी है टाइम स्टडी, इसमें टाइम प्लान, वर्कर टाइम प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा। और फैटिग स्टडी मतलब रेस्ट इंटरवल, कितने समय के बाद रेस्ट मिलना है। जैसे आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में जाकर क्लास करते हो, तो आप देखते हो ना, कोई भी पीरियड 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होगा तो 45 मिनट का क्लास चलेगा, उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट चेंज किया जाता है। हाँ, जैसे पहला 30 मिनट का क्लास चलेगा आपका अकाउंट्स, फिर 30 मिनट का क्लास चलेगा आपका बिजनेस स्टडीज, फिर 30 मिनट का क्लास चलेगा आपका इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, ये ब्रेक लंबा होगा। फिर उसके बाद 30 मिनट का क्लास चलेगा इंडियन इकोनॉमिक्स, फिर आपका 30 मिनट का क्लास चलेगा आईपी, फिर ब्रेक लंबा। तो ऐसे क्या है ना कि इससे क्या है कि हर 30 मिनट में क्या हो रहा है,
हर 30 मिनट में सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, तो सब्जेक्ट चेंज होने से ही ब्रेक मिलता है, क्योंकि 30 मिनट से अकाउंट्स पढ़ लिया। अब ब्रेन का इतना क्षमता नहीं है कि हम 30 मिनट से ज्यादा अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। इससे के लिए एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल बनाया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ाया जाए। ये रूल है, ये सीबीएसई वालों फॉलो करते हैं। तो ये रूल है कि कितना देर पढ़ाया जाए, कितना देर के बाद सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, फिर कितना देर के बाद रेस्ट मिलना चाहिए। तो ये जो स्टडी करते हैं हम लोग वहां करते हैं फैटिग स्टडी में। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब, जब भी ये लाइन देखना याद कर लेना, ये मेथड स्टडी है। पहला बात, बहुत सारे लैंग्वेज यूज किए जाते हैं केस स्टडी में। टेलर सजेस्ट दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब। टेलर साहब ने बोला कि रूल ऑफ थंब तो यूज नहीं होगा, बट ऑल द मेथड कैन बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन विच इज बिंग मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। हम लोग थंब रूल से नहीं चलेंगे, हम लोग साइंटिफिकली सोचेंगे, और जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा विथ मिनिमम कॉस्ट, उस चीज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यही मेथड का मतलब है। मेथड मतलब हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले विथ मिनिमम कॉस्ट, तो उसको हम अप्लाई करेंगे, वो हमारा बेस्ट मेथड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल में, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस प्लेस अ मेन मशीन रॉ मटेरियल इटीसी विल बी सिस्टमैटिक डिसाइड इन एडवांस। मतलब यहाँ पर एक टेक्निक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हुआ था कि एक चेन सिस्टम लाया गया था। चेन सिस्टम मतलब गाड़ी का आधा पार्ट बनते हुए आगे चला जाएगा, कोई बोल्ट मशीन डालेगा, कोई चक्का लगाएगा, कोई ऊपर का मशीन लगाएगा। मतलब इससे है क्या कि जल्दी जल्दी कार का मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। इसको कहते थे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, जिसमें से आप देखे होगे बहुत सारा, मतलब ये कंपनी में ये मशीन कि गाड़ी आधा बनते आ रहा है, उसमें कोई चक्का लगा रहा है, उसका चक्का लगाना काम है, फिर आगे बढ़ गया तो कोई बोल्ट लगाया, कोई कुछ लगाया, कोई कुछ लगाया, तो बढ़ते हुए चला जाता है। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, इससे क्या होता है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और गलती भी होने का कम चांसेस रहता है। ये मेथड अपनाया गया क्योंकि अच्छा लगा, मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। तो मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट वाला बात आएगा मेथड स्टडी। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, याद आएगा मेथड स्टडी, याद रहेगा। चलिए मोशन स्टडी को डिटेल में समझते हैं। मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कैसे वर्कर काम कर रहा है, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, होल्डिंग, टर्निंग, चेंजिंग पोजीशन। वर्कर कितना बैठ करके निठल्ला काम काट रहा है, कोई खड़ा होकर सिगरेट फूक रहा है, कोई कहीं और घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है। बहुत सारा देखे होंगे ना कि बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, आप खुद बिल्डिंग बनवा रहे हो, उसमें क्या होता है, लेबर आता है, शुरुआत में अच्छा काम करता है, फिर धीरे धीरे गप करता है, फिर लंच करने चल जाता है, लंच करके आता है तो फिर टाइम काटता है। तो इससे क्या होता है कि एक समय का बर्बादी होता है, और वर्कर ढंग से काम नहीं करेगा तो जो बिल्डिंग हमें बनना है 1 साल में, 1 ईयर में बिल्डिंग बनना है, वो हमारा 1.5 साल या 2 साल भी ले लेगा। इससे हमारा क्या है, समय खत्म होगा, जो हमारा बजट है वो भी फेल होगा। इससे के लिए इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा मोशन में कि वर्कर कहाँ टाइम को बर्बाद कर रहा है। तो मोशन अच्छा होना चाहिए, काम ढंग से हो। तो इसमें क्या है, चेंजिंग पोजीशन वर्कर वाइल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो मोशन स्टडी में हमें परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर ही देखना है, परफॉर्मेंस ऑफ ए वर्कर ही देखना है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द मोशंस विच आर प्रोडक्टिव होना चाहिए, इंसिडेंटल होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। दिस स्टडी हेल्प इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मूवमेंट एंड एज टू कंप्लीट अ गिवन टास्क इन अ लेस टाइम, देयर बाई इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट, मतलब समय की बर्बादी ना हो, हमें एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पे दिस स्टडी में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। मतलब अगर कोई वर्कर गलत परफॉर्मेंस कर रहा है और अननेसेसरी काम कर रहा है तो उसको वहां पर हम एलिमिनेट करेंगे, रोकेंगे, समझाएंगे, ट्रेन करेंगे, मौका देंगे, ताकि हमारा काम सही समय पर खत्म हो जाए, और सही समय पर खत्म ही ना हो, हमारे प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम पड़े। मोशन स्टडी में इस चीज़ों को देखते हैं। तो ये ऐसे तो सेकेंड स्टडी हो गया, लेकिन टेक्निक चौथा है। मोशन के बाद आता है कौन सा स्टडी आता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल ऑब्जर्विंग एवरेज वर्कर इफ इट ऑब्जर्व दैट हैज टू बी बीन फ्रीक्वेंटली पिक अप टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स प्लेस्ड अंडर हिज टेबल, then a stool can be placed near his seat to keep the tool box so that the worker does not waste the time। मतलब कहने का मतलब है कोई इक्विपमेंट अगर कोई वर्कर यूज कर रहा है तो उसके सामने ही रखे, जिससे लाने ले जाने में समय बर्बाद ना हो और सही समय पर सही काम हो और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, मिनिमम कॉस्ट हो, टाइम सेव हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5वां टेक्निक है जो स्टडी में 3रा नंबर पर आता है, जो कि टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी मैंने बता ही रखा हूँ, यहाँ पर टाइम पर ध्यान देना है। टाइम स्टडी डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितने समय में आप काम खत्म कर लीजिएगा, टेकन बाई अ वर्कमैन टू परफॉर्म ए गिवन टास्क।
मतलब कोई काम दिया गया तो उसको कितने समय खत्म कर देना है। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स बाय टेकिंग अ सेवरल लीडिंग अ स्पेशल टास्क। इट्स पर्पज इज टू डिसाइड हाउ मच टाइम इज नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय द वर्कर टू परफॉर्म ए सर्टेन जॉब, कितना टाइम लगेगा काम करने में, एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ फेयर डेज वर्क। इट ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग द लेबर कॉस्ट, और हेल्प करता है कि कितना लेबर कॉस्ट जाएगा, एंड फ्रेमिंग सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स। मतलब यहां पर बात इतना है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई टास्क मिला है, तो आप उसको कितने समय में खत्म कर रहे हो, कब खत्म कर रहे हो, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, जिसको हम एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस से रिलेट कर सके। मतलब वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए। तो टाइम से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो टाइम स्टडी, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा हुआ, द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाई ए वर्कर, द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाई वर्कर टू मेक अ लंच बॉक्स इज 30 मिनट। वर्कर कहा कि एक लंच बॉक्स बनाने में हम आधा घंटा लेंगे, सो इन 1 घंटा में, सो इन 1 आवर ही विल मेक अ 2 बॉक्सेस। इसका मतलब हिसाब किताब क्लियर है कि 1 घंटा में 2 बक्सा मतलब 2 लंच बॉक्स बन सकेगा। एज्यूमिंग द वर्कर वर्क फॉर 8 आवर पर डे, अगर वर्कर 8 घंटा पर डे काम कर रहा है, ही शुड मेक 60 लंच बॉक्स पर डे। जब वर्कर 8 घंटा काम करेगा तो इस हिसाब से वर्कर एक दिन में 60 लंच बॉक्स बनाएगा। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क वर्कर हैज टू परफॉर्म। अब है क्या कि 8 घंटा काम करेगा कोई लेबर और उसमें 16 लंच बॉक्स बनाएगा, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। मतलब कोई भी नॉर्मल कंडीशन में वर्कर 8 घंटा में काम करके 16 लंच बॉक्स बना सकता है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड एक फिक्स हो गया। इसी को कहेंगे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमने स्टडी करके क्या पता किया, हमने ये पता किया कि एक लेबर 8 घंटा काम करेगा तो 16 लंच बॉक्स बना देगा एक दिन में, तो ये क्या आ गया, टाइम स्टडी में आ गया, ठीक है। टाइम स्टडी हेल्प द मैनेजर्स, कैसे हेल्प करता है, टू डिसाइड हाउ मच टाइम इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन जॉब, टू डिटरमाइन अ फेयर डे वर्क फॉर द वर्कमैन, कितना फेयर डे लेगा, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कितना लेबर का जरूरत है, क्योंकि मान लो अगर हमको 2 लेबर रखने से मेरा लंच बॉक्स जो बना रहे उसका फुलफिलमेंट हो जा रहा है परफॉर्मेंस, तो 2 ही लेबर से काम चलेगा। मान लो अगर नहीं हो पा रहा है तो हम 5 लेबर रखेंगे, 10 लेबर रखेंगे, तो ये कहाँ से पता चलेगा कि हमें कितना लेबर चाहिए, वो हमें पता चलेगा टाइम स्टडी से, ठीक है। कितना इंसेंटिव दिया जाए, चलो सबसे ज़्यादा केस स्टडी में पूछने वाला जो आपका स्टडी होता है, ये चौथा स्टडी है जिसको हम फैटिग स्टडी कहते हैं। स्टडी में ये चौथा है लेकिन टेक्निक में छठा है, तो ये छठा टेक्निक है फ्रेंडली विंसलो टेलर साहब का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भर भर के केस स्टडी आता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फैटिग स्टडी मतलब हमने क्या बोला था, रेस्ट इंटरवल, कितने देर का, इसमें यही पढ़ाई करना है, यही स्टडी करना है कि कितने देर काम करने के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक पढ़ाई के बाद तो एक है ना कि इतने देर पढ़ो उसके बाद रेस्ट करो, तो इसमें आपको रेस्ट इंटरवल का पढ़ाई करना है कि कितने देर आप काम करोगे तो उसके बाद आपको रेस्ट लेना है। तो इस इज ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन टेंडेंसी कि पर्सन फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली, दोनों होता है। ही नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग, ठीक है। द रेस्ट पीरियड इनेबल वंस अगेन टू स्टेमिना, रेस्ट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो रिगेन कर सके स्टेमिना को। हम 1 घंटा काम किए, 15 मिनट रेस्ट किए, तो 15 मिनट रेस्ट किए तो क्या हुआ, या बहुत सारे नहीं सुनते हो कि 5 घंटा पढ़ा या 5 घंटा काम किया उसके बाद पावर नैप लिया, 15 मिनट का, आधा घंटा का पावर नैप लिया। तो पावर नैप लेने से क्या होता है कि पावर नैप लिए तो हमको जो एनर्जी है फिर से रिगेन हुआ और काम करने का और स्टेमिना बढ़ गया। रिगेन द स्टेमिना टू वर्क अगेन विथ द सेम कैपेसिटी, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फैटिग स्टडी इंटेंड टू फाइंड आउट नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना नंबर, 2 चीज में यहाँ पर ध्यान रखना है, नंबर कि कितने बार, कितना टाइम्स मतलब कितना बार रेस्ट इंटरवल लेना, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार। जैसे आपको यहाँ पर फाइंड आउट द नंबर, आपको कितना नंबर लेना, कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार रेस्ट चाहिए। मतलब आप अगर 8 घंटा का कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें कितने बार आपको रेस्ट चाहिए, तो 2 बार चाहिए, तो 2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल हो गया, ठीक है। तो 2 क्या हो गया नंबर, ठीक है, कि फाइंड आउट द नंबर मतलब 2 बार आपको रेस्ट चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल मतलब कितना टाइम लिए। जैसे पहला 2 रेस्ट लिए, एक बार और दूसरा बार, पहला बार में आप 15 मिनट का रेस्ट लिए और दूसरे बार में आपने 30 मिनट का रेस्ट लिया, तो 15 मिनट और 30 मिनट क्या है, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। और 2 बार अगर आप रेस्ट लिए तो ये नंबर बताएगा कि आप कितना बार रेस्ट लिए, तो नंबर बताएगा कितना बार आप रेस्ट लिए, और फ्रीक्वेंसी बताएगा कितने मिनट का आप रेस्ट लिए, कब लिए, ठीक है।
एग्जाम्पल, इफ द वर्कर इज इन्वॉल्व इन हैवी मैनुअल वर्क, कोई वर्कर जो हैवी मैनुअल वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, सच एज ब्रिक लेयरिंग और पुअर वर्किंग कंडीशंस, देन स्मॉल पॉजेस, उसको स्मॉल पॉजेस दीजिए। कारण है, ये केस स्टडी में एक जगह पूछा था कि जो हैवी वर्क करता है उसको ज्यादा रेस्ट नहीं देना, ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं देना है, थोड़ा बहुत रेस्ट देना। कारण क्या है ना, कि जो हैवी वर्क करता है ना उसको अगर ज्यादा रेस्ट दे दीजिएगा ना तो जाके सूत जाएगा, क्योंकि हैवी वर्क किया हुआ है, थका हुआ है, तुरंत थक जाएगा तो उसको नींद अच्छा आएगा। आप देखते हो ना, जिस दिन ज्यादा आप काम करते हो, दौड़ धूप करते हो, तो नींद रात में अच्छा आता है। तो उसी तरीके से जो हैवी वर्क करता है उसको ज्यादा लंबा रेस्ट इंटरवल नहीं देना है, क्योंकि वो सो जाएगा। इसी के लिए आप उनको शॉर्ट टर्म, स्मॉल पॉज मतलब शॉर्ट टर्म इंटरवल दीजिए। हाँ, जो मेंटली ज़्यादा मेहनत करता है, जो मेंटली ज़्यादा लगा हुआ रहता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, स्मॉल पॉज मस्ट गिव हिम टू रिगेन द स्टेमिना, बढ़ जाएगा। आफ्टर ईच इंटरवल दे रिज्यूम देयर वर्क विद अ ग्रेटर इंथुजियाज्म, मतलब छोटे सा उसको पॉज दीजिए, ब्रेक दीजिए, ताकि वो फिर से रिज्यूम करे अपनी एनर्जी को और नए जोश नए उमंग से फिर से काम को शुरू करें। सातवां टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा टेक्निक हमको लगा कि टेलर साहब ने जो टेक्निक लाया, ये टेक्निक हमें बहुत अच्छा लगा। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, वेजेस मतलब क्या हो गया, पगार। अब वेज किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। वेज किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। तो इन्होंने कहा ना, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा हम सैलरी देंगे। डिफरेंशियल पीस, पीस मतलब बांट बांट के, जो अच्छा काम करेगा, मतलब हर तरह का कैटेगरी का लेबर है, हर तरह का कैटेगरी का लेबर है। जो लेबर ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको आज ज्यादा वेजेस देंगे, जो लेबर उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा उसको हम कम देंगे भाई, सीधा सा बात। तो डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट विद एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। कैटेगरी देखो दो तरह का बना हुआ है, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। जो एफिशिएंट वर्कर है, जो सही समय पर सही विदाउट वेस्टेज काम करेगा, उसको हम वेजेस बढ़ा करके देंगे। जो इनसफिशिएंटली काम करेगा वर्कर, उसको वेजेस घटा करके देंगे, मतलब जो सैलरी उसे कम देंगे, सॉरी जो वेजेस उसे कम देंगे। तो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट अ डिफरेंट रेट, उसको अलग अलग रेट से पेमेंट करेंगे। जो एफिशिएंट है उसको ज्यादा देंगे, इनएफिशिएंट उसका वेजेस काटेंगे। टेलर हैज सजेस्टेड टू टाइप ऑफ वेजेस फॉर अ सिमिलर वर्क। एक काम के लिए दो तरह के वेजेस टेलर साहब ने इंडिकेट किया। डिफरेंशियल पीस सिस्टम सजेस्ट टू पीस रेट, एक हायर रेट फॉर एफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट वर्कर है, जो बढ़िया से काम करता है, सही ढंग से काम करता है, उस वर्कर के लिए, एफिशिएंट वर्कर के लिए हाई रेट फिक्स किया गया। हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और मोर एंड लोअर रेट किसके लिए रखा गया है, इनएफिशिएंट वर्कर के लिए। तो याद रखिएगा, इनएफिशिएंट वर्कर के लिए लोअर रेट, एफिशिएंट वर्कर मतलब जो अच्छा वर्कर है उसको हाई रेट, जो इनएफिशिएंट वर्कर है, अच्छे से काम नहीं करता, उसको लो रेट। वो प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, जितना प्रोड्यूस करना था उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कौन, एफिशिएंट वर्कर, तो उसको हाई रेट पैसा देंगे। और इनएफिशिएंट वर्कर कौन होता है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से कम प्रोड्यूस करे। हमको मान लो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। अगर 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो वो हो जाएगा एफिशिएंट वर्कर, तो उसको हाई रेट देंगे। और एक वर्कर है जो 1000 यूनिट से कम प्रोड्यूस करे, 1000 यूनिट से कम प्रोड्यूस करे, उसको कहेंगे इनएफिशिएंट वर्कर, जिसको हम लो वेजेस रेट देंगे। यही दो पैरामीटर हमारे टेलर साहब ने सजेस्ट किया था डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्मदा लिमिटेड गिव ₹2 पर पीस इफ डेली प्रोडक्शन ऑफ 25 और मोर। 25 से ज्यादा कर रहा है तो 2 पर पीस बढ़ा करके पैसा देगी। और एंड 1.5 पर यूनिट इफ प्रोडक्शन इज लेस देन 25 यूनिट। अगर 25 यूनिट से अगर कम हुआ, देखो सीधा सी बात है, 25 यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ₹2 पर पीस हम आपको बढ़ा करके देंगे। ठीक है, अगर 25 यूनिट से कम प्रोडक्शन हुआ तो हम ₹1.5 पर यूनिट आपको देंगे, मतलब 0.5 पर यूनिट का हमें लॉस हो जाएगा अगर हम 25 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करेंगे। तो यही दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर में क्या होगा, ये वर्कर एफिशिएंट वर्कर माना जाएगा, जो 25 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जो 25 यूनिट से कम यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको हम इनएफिशिएंट वर्कर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, सातवां टेक्निक था। और सातवां टेक्निक कवर कर लिए हम लोग, इसको आप डिटेल से और समझ लीजिएगा। हमने एक ग्राफ भी बना रखा हूं,
इसको आप अच्छे से 1 मिनट समझ लीजिएगा। वेजेस रेट है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, तो जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। आप इंश्योर कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, जो एफिशिएंट वर्कर उसको रिवार्ड दीजिए ताकि जो इनएफिशिएंट वर्कर उसको लगे कि एक दिन हम भी इस मुकाम पर पहुंचे। तीसरा, इट ऑटोमेटिकली पेनलाइज द इनएफिशिएंट वर्कर, सीधा सी बात है, जो एफिशिएंट वर्कर उसको आप अवार्ड दीजिएगा तो जो इनएफिशिएंट वर्कर उसको मन में एक लगेगा कि भाई हम भी मेहनत करें, हम भी काम करें, तब जाकर हमको भी अवार्ड मिलेगा। और दिस सिस्टम मोटिवेट द वर्कर टुवर्ड हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी की ओर मोटिवेशंस मिलेगा जो वर्कर काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर तो काम कर ही रहा है तो वो उसका तो काम करेगा ही, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो एफिशिएंट वर्कर को देख करके वो भी मोटिवेट होगा और उसको भी काम करेगा, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है। एंड लास्ट टेक्निक जो है, 8वां टेक्निक है मेंटर रिवॉल्यूशन। ये तो सबसे मतलब 8 टेक्निक में कहो तो सबसे जिंदा दिल जो टेक्निक है, मतलब पूरा का पूरा 8 टेक्निक में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टेक्निक है वो यही है, मेंटर रिवॉल्यूशंस। मेंटर रिवॉल्यूशंस टेक्निक ऐसा मतलब टेक्निक टेलर साहब ने समझाया जो जान ला दिया। ये मेंटर रिवॉल्यूशंस क्या होता है ना, आपके साथ भी हमेशा आपके टीचर्स करते हैं, कंपनी में मैनेजर्स इस नियम को फॉलो करता है। एक तरह से मेंटर रिवॉल्यूशन से क्या है ना, मेंटर मोटिवेशंस है क्या मेंटर मोटिवेशंस, कि मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोले कि बेटा आप एकेडमी चैनल के माध्यम से जितने भी भारतवर्ष में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अगर सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, तमाम अपने बोर्ड में अगर टॉप करते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रणव सर से पढ़ा हूं, एकेडमी चैनल के माध्यम से पढ़ा हूं, तब जाकर के मैं इतना अच्छा मुकाम पहुंचा हूं और मैंने अच्छा रिजल्ट लाया, तो ये एक तरह से क्या होगा, मेंटल मोटिवेशंस होगा आपके लिए, मेरे लिए। तो हम क्या कहेंगे ना इसमें कि बच्चों आप ही हो मेरे जान शान प्राण, आप ही हो एकेडमी की इज्जत। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि एकेडमी भी एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं, फ्री लेवल पर पढ़ सकते हैं और जा करके वो सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो। तो आप ही हो वजह जिसके कारण यह एकेडमी चैनल दुनिया भर में, पूरे भारतवर्ष में फैल सकता है, और यह सच्चाई भी है। तो ये मेंटल मोटिवेशंस है, मेंटल रिवॉल्यूशंस है। जैसे आपको लगे कि सर के लिए अगर कुछ करना है तो एक काम कर सकते हैं, सर फ्री लेवल में पढ़ा रहे हैं, पैसा तो लेंगे नहीं, तो सर के लिए क्या किया जाए, तो सर के लिए क्या जाए कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको जिंदा दिल होते हुए सुने, पढ़ें, अच्छे से समझे और एग्जाम में परफॉर्म करें और उनको रिजल्ट ला करके दें। रिजल्ट जिस दिन ला करके आप हमें भेजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आप हमें मेल कीजिएगा, तो हमें पता चलेगा एकेडमी के माध्यम से बच्चे हमसे पढ़े और अच्छा किए। तो आप ही हो वजह जिसके वजह से हमारा यह एकेडमी पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, पूरे देश भर में फैलेगा। तो ये मेंटर रिवॉल्यूशंस है। कंपनी में मैनेजर्स कैसे मेंटर रिवॉल्यूशंस क्रिएट करता है, मैनेजर्स आएगा देखेगा कि सारा वर्कर डिमोटिवेट है, तो वाकई साथ ही मैनेजर्स बोलेगा काहे डिमोटिवेट हो, क्यों नहीं काम कर रहे हो, अरे ये कंपनी मेरा नहीं है यार। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना ये एकेडमी, जैसे मैं भी बोलता हूं, ये मेंटर रिवॉल्यूशंस मानिए चाहे बोलिए सच्चाई है। जैसे मैं बोलता हूं एकेडमी इज आवर नॉट माई चैनल, एकेडमी मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आप इसके परिवार हो, आप इनके लोग हो और आप ही को सपोर्ट करना है इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो एकेडमी को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करना है, ये आपका मतलब चैनल है, इससे आप जितना आगे बढ़ाइएगा उतना दूर तक आपके दोस्तों को फायदा मिलेगा, आपके परिवार तक ये मैसेज जाएगा और बच्चे यहां से फ्री लेवल पर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और तमाम चीज पढ़ सकेंगे, अकाउंट्स। तो मैनेजर्स क्या बोलता है, अरे कंपनी मेरा है क्या, नहीं, अरे ये कंपनी तुम्हारा है, इससे तुम्हारा परिवार चलता है, इससे तुम्हारा घर चलता है, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, तुम मिलजुल के अच्छे से काम करो ताकि कंपनी का भलाई हो, कंपनी का भलाई होगा तो आपका भलाई होगा। तो ये मेंटर रिवॉल्यूशंस होता है जो क्रिएट किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, जिससे वर्कर्स को लगता है कि भैया ये कंपनी सिर्फ मैनेजर साहब का नहीं है, मेरा भी है, अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो इससे फायदा हमें भी होगा। ये मेंटर रिवॉल्यूशंस का गेम है भैया। मेंटर रिवॉल्यूशंस और कुछ नहीं है, चेंज इन थिंकिंग, आपके सोच को बदल दे, आपके सोच में परिवर्तन ला दे, वो मेंटर रिवॉल्यूशंस है। बोथ ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर, दोनों के अंडरस्टैंडेबिलिटी को चेंज कर दे। सक्सेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपेंड्स, ठीक है, on the mental revolutions of management and worker, on the mental revolution of management and worker।
मेंटल रिवोल्यूशन इन्वॉल्व इन चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन थॉट्स, देखो चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर, वर्कर के एटीट्यूड को चेंज करता है, ये चेंज इन थिंकिंग को चेंज करता है, सोच में परिवर्तन लाता है, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट में लाता है, टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन, कंपटीशन ना करे। मैनेजमेंट वर्कर जहां पर काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जहां पर मैनेजमेंट और वर्कर मिलकर के काम कर रहा है, वहां पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, वहां कॉपरेशन का भावना होना चाहिए, वहां पर मिल करके काम करना है। कॉम्पिटिशन कहां होता है? एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में होता है, ना कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर से दूसरे वर्कर को होगा। एक वर्कर से दूसरे वर्कर के बीच कॉम्पिटिशंस करेंगे तो होगा क्या ना कि हम अपना काम कर लेंगे, वो करे चाहे नहीं करे हमको से मतलब नहीं। तो ये कंपटीशन अगर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ कॉपरेशन से काम करना है। नो कॉम्पिटिशंस, वर्क इन अ कॉपरेशन। Both should realize that each one is important. Both the management and workers should try to achieve maximum output in the place of restricted output. This will be the benefited to both the parties. Management should share a part of surplus with the worker. A worker should also contribute their maximum effort. Worker अपना maximum effort डाले जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाए। और सीधा सी बात है, आप मेहनत करोगे कंपनी के लिए, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिलेगा एज अ बोनस, एज अ इंसेंटिव। दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी के लिए भी। इफ मेंटल रिवोल्यूशन इज नॉट टेक प्लेस, अगर मेंटल रिवोल्यूशन अगर नहीं करिएगा तो ऑल द मेजर्स सजेस्टेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी यूजलेस। मैंने क्या बोला था? आठों टेक्निक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल रिवोल्यूशंस। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप मेंटल रिवोल्यूशंस नहीं किए, इफ मेंटल रिवोल्यूशन इज नॉट टेक प्लेस, ऑल मेजर्स सजेस्टेड मतलब जितना भी टेक्निक आपने अप्लाई किया था इन साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, वो यूजलेस माना जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं माना जाएगा, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये है भाई मेंटल रिवोल्यूशन, जिसमें आपका सोच बदल जाए, आपका एटीट्यूड बदल जाए, यही है आपका मेंटल रिवोल्यूशन। तो आज हम लोग कवर किए 6 टेक्निक, जिसमें तीसरा टेक्निक स्टार्ट हुआ था मेथड स्टडी, चौथा टेक्निक स्टार्ट हुआ था मोशन स्टडी, ठीक है, रिकॉल करवा देता हूं। पांचवा स्टार्ट हुआ था आपका टाइम स्टडी, छठा आपका स्टार्ट हुआ था फैटिग स्टडी, सातवां आपका स्टार्ट हुआ था डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेजेज सिस्टम, और आठवां क्या हुआ था? मेंटल रिवोल्यूशंस। आठवां क्या हुआ था? आठवां आपका जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल रिवोल्यूशंस। तो यहां पर जाकर के आठवां खत्म हो गया और सारों का सारा टेक्निक हमने डिस्कस कर दिया डिटेल में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा पार्ट 8 वीडियो आएगा, जहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे केस स्टडी। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक पर मेरे वीडियो को क्या लिंक लगा दो यारो। मतलब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दोगे मेरा वीडियो की लिंक तो शेयर हो गया, आप अपने फेसबुक पे मेरा वीडियो लिंक लगा दोगे तो भी शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से शेयर करें, उसका स्क्रीनशॉट भेजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजें कि सर देखिए मैंने अपने स्टेटस पर लगाया हूं आपका वीडियो और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे व्हाट्सएप फेसबुक पर, और सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाओ मेरे भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्र अकेडमी को। अगर कोई जीवन में पंगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, टेलीग्राम पे, या मेरा प्यारा सा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके ऊपर वीडियोस के ऊपर आप देखोगे कि आई बटन्स का लिंक आते रहता है, तो उसमें तमाम पास प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आता है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो वीडियोस के जस्ट आप लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में आई बटन का लिंक देखते होगे, उसमें लिंक हमेशा वीडियो का आते रहेगा, फ्लैश करते रहता है। आप उस वीडियोस को भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे प्र अकेडमी, हंसते से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी जीवन में कष्ट हो तो प्रणव सर को याद करें, प्र अकेडमी के माध्यम से आपको जो भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर,
मस्ती करो, एंजॉय करो, मस्ती से पढ़ो।